सर हम देख रहे हैं बारामती में हम इतने दिनों से घूम रहे हैं। लोग का एक ही कहना है कि एकच वादा अजीत दादा। इस बार बारामतीकर को आप क्या वादा दे रहे हैं? इस बार बारामती वालों को उन्होंने क्या किया, लोकसभा में थोड़ा सा मेरे तरफ से गलती हुई। मैंने मेरे कैंडिडेट सुनेत्रा को नहीं खड़ा करना चाहिए था। बारामती वालों को वो पसंद नहीं आया, तो मैंने कबूल किया कि ठीक है, वो आदमी है, जो काम करता है वही गलती करता है। जो काम भी नहीं करेगा वो गलती कैसे, उसके हाथ से गलती हो ही नहीं सकती। और मेरा एक स्वभाव है कि जो अपना गलत हुआ है तो कबूल करने का, ये गलत हुआ है, और ठीक ठाक करके आगे चला जाने का। तो इस दफ़ा, उस दफ़ा मैंने गलती की थी। इस दफ़ा मेरे एज ए कैंडिडेट के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझसे डिक्लेयर किया बारामती से, और फिर सामने वालों का कैंडिडेट आया। तो बारामती वालों को एक पता है कि दादा की पहली ये थी, मुझे एज अ कैंडिडेट के नाते उनको डिक्लेयर किया। और फिर बाद में इन्होंने ऐसा करना ठीक है या नहीं है, इसके बारे में बारामती कर डिसीजन लेंगे। और मुझे बारामती करों के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास है, क्योंकि हम सब एक परिवार के नाते बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं भी, आपको ताज्जुब होगा, मैंने यहाँ काम करने की शुरुआत 87 से की, लेकिन बारामती वालों ने, कांग्रेस पार्टी ने, तब कांग्रेस पार्टी में हम सब थे, राजू जी ने, पवार साहब जी ने, राजू जी कांग्रेस के प्रमुख थे। 91 में मुझे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट के नाते टिकट दिया था, और तब से मैं इस एज अ लोक प्रतिनिधि के नाते, एक विधायक के नाते लोगों में काम करना शुरू किया। सर जैसे आपने लोकसभा की बात की, हमने सुनीता वहिनी से बात की, पार्थ दादा से बात की। एक संकोच था सर लोकसभा इलेक्शन में सुनीता वहिनी को कॉन्टेस्ट करते देख, क्योंकि बारामतीकर से हमने सुना है कि उनका मैंडेट क्लियर है, विधानसभा हो तो दादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो साहिब को सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं, उन्होंने ये तय किया था लोकसभा के लिए ताई हम्म, और विधानसभा के लिए दादा। हम्म। तो अभी तो साहब साहब को देखकर ही उन्होंने वैसा डिसीजन लिया। वो उनका अधिकार है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो भी लोग डिसीजन लेते हैं और रिजल्ट देते हैं, वो आपको मान्य करना पड़ता है। सर गड़ी का सिंबल आपके पास है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको लगता है असली एनसीपी बुलाने का? नहीं, क्या हुआ यशस जी, पहले क्या था, सिंबल लास्ट गांव तक, लास्ट आदमी तक पहुंचाने के लिए बहुत तकलीफ थी शुरू में। अभी सोशल मीडिया, अभी इतना सुविधा हुई है कि कुछ भी होने के बाद तुरंत लोगों को पता चलता है, एड के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से, ऐसे। और इतना पहले जैसा नहीं रहा। लोगों को तुरंत, ज़्यादा करके सिंबल चेंज होने के बाद अभी अपना ये सिंबल नहीं है, अभी ये सिंबल है, ऐसे भी बातें कार्यकर्ता ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादा करके सबको जब मिलते हैं, जिसको हाउस टू हाउस प्रचार हम बोलते हैं, तब वो लोगों को भी बताते हैं ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा चलता है। वह पहले जैसा उसमें कोई दिक्कत नहीं होती अभी। सर वही लोकसभा इलेक्शन की बात आगे करते हुए, कई आरएसएस के रिपोर्ट्स आई, कई बातचीत आई कि क्योंकि बारामती जो एक सीट थी उस पर सब लोग की नज़र थी, तो जो आरएसएस का रिपोर्ट आया उस पर कई स्पेकुलेशन आई कि ब्लेम एनसीपी के गया, जो महायुति का परफॉर्मेंस था महाराष्ट्र में। सर उस पर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ था कि वो सिर्फ रिपोर्ट्स थी? कौन से सर पार्लियामेंट? आरएसएस का जो, पार्लियामेंट के बाद हाँ सर, ऑर्गेनाइजर में जो रिपोर्ट आया था महाराष्ट्र में नहीं नहीं, महायुति का वो जो परफॉर्मेंस था उसमें। बराबर है। उनको उनको क्या रिपोर्ट देना, क्या नहीं देना, वो उनका अधिकार है। इसके बारे में ईश्वर जी मैं ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि वो एक हम बात किसके साथ करते हैं, हम बीजेपी के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, शिवसेना के साथ करते हैं।
बाकी हमारे साथी जो है RPI आठवले साहब या और भी कोई हो, उनके साथ हम बात करते हैं। ऐसा हमारा बात काम करने का तरीका है। तो अलग अलग कोई ये रह सकते हैं कि हम उनको अलग ये डिसीजन ठीक नहीं हो लगता होगा या ठीक लगता होगा, वो उनका अधिकार है। सर हमने कल देखा आपने सभा में बात की कि जहाँ बारामती की बात करें तो एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। आप भी कहते हैं कि आप भी शरद पवार साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो सर वो आइडियोलॉजिकल बैटल पे आपका क्या कहना है? दोनों साइड से कहा जाए कि आइडियोलॉजिकल बैटल है और दोनों कह रहे हैं कि हम पवार साहब की आइडियोलॉजी है फॉलो कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे गांव में जाते ही गांव का प्रचार, वहाँ गांव वालों ने बताया कि वो बोलते हैं कि देखो हम पवार साहब के रास्ते से ही जा रहे हैं। मैं पवार साहब का रास्ता कौन सा है? सेक्युलर, सेक्युलर विचारधारा, पुरोगामी। तो हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं ना। और अगर कोई बोले कि अजीत पवार लेकिन आप बीजेपी के साथ है, तो 2.5 साल हम शिवसेना के साथ थे ना। तो शिवसेना की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी तो ज़्यादा करके सेम है। वो करीबन 30 साल तक उन्होंने 30 या 35 साल उन्होंने साथ साथ काम किया, साथ साथ इलेक्शन को सामने गए। ये सब आपको मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन अभी जो किया है उसके बारे में चर्चा होती है। इसीलिए मैंने कहा, बाकी कुछ नहीं। सर जहाँ हम सेक्युलरिज्म की बात करें, आपने कहा है कि आप 10 कैंडिडेट्स आपने दिए अपनी पार्टी से, मुस्लिम कैंडिडेट्स 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स को आपने दिया। Yes. जीशान हो गया, सना मलिक हो गए, नवाब मलिक हो गए। Yes. आप हमेशा कहते हैं कि आप हसन मुशरफ। तो सर वो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड पे आपका क्या कहना है? मतलब जैसे आप हमेशा कहते हैं कि मैं सेक्युलर हमेशा फॉलो करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो वाद विवाद चल रहा है, फिर भले वो बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव हो गया, वो जिहाद का नैरेटिव हो गया। जी, बटेंगे कटेंगे के बारे में बहुत से बीजेपी के जो लीडर है उनका भी अलग स्टेटमेंट आया है। मुझे किसी ने बताया, रक्षा मंत्री ने भी अलग स्टेटमेंट कल किया है। क्या होता है, मैं सुबह 5 बजे शुरुआत करता हूँ, रात को देर हो जाती है, मुझे टीवी भी देखने का मौका ही नहीं मिलता, और 3-4 घंटे तो आप जैसे एंकर के साथ बात करने को मेरा चला जाता है। मेरा उसके बारे में इतना ही कहना है, खाली मेरा नहीं, उनके पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं, लीडर भी बोल रहे हैं। मुझे किसी ने बताया नितिन गडकरी साहब का भी स्टेटमेंट आया है, कोई बोलता है कि पंकजा मुंडे जी का भी स्टेटमेंट आया, अशोक चौहान जी अभी बीजेपी के साथ है, उनका भी स्टेटमेंट आया। ऐसे बहुत लोगों का स्टेटमेंट आया। सर वहीं हम नवाब मलिक जी की बात कर ले। आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया नवाब मलिक जी को उनकी सीट के लिए, लेकिन सामने फ्रेंडली फाइट भी चल रही है। तो सर उस पर जो स्टैंड है एनसीपी का या अजीत दादा का, तो क्या स्टैंड है? क्योंकि हमने देखा सना मलिक ने जब हमें इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि अजीत दादा ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। क्या है, मेरा स्वभाव ऐसा है, जब अगर हम साथ साथ काम करते हैं ना, तो आपके सामने अलग बात करने की, आप के पीछे दूसरे ही कुछ बात करने की, ये मेरा बिल्कुल स्वभाव नहीं है। जिसके भी साथ मैं काम करता हूँ, खुले दिल से काम करता हूँ। अभी उनके ऊपर जो आरोप लगवाए वो सिद्ध नहीं हुए हैं। जब तक कोई एलिगेशन होता है और जो सिद्ध नहीं होता है, तब तक उसको आप आरोपी कैसे ठहर सकते हैं? वो मैं उनको 90 के दशक से आज तक जानता हूँ। अभी हमने इतने साल मिनिस्ट्री में काम किया, पार्टी में काम किया, वो हमारे पार्टी के मेन स्पोक्समैन थे, आपको सबको मालूम है, इंडिया के लोगों को। तो इंक्वायरी चालू है, इंक्वायरी में ये भी इनकी राय रख रहे, सवाल पूछने वाले सवाल पूछ रहे, और मुझे भरोसा है कि उसमें वो बिल्कुल उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो एकदम अच्छे तरह से काम करने वाले लीडर है। सर एक और अगर सवाल पूछे तो जहाँ मुस्लिम रिजर्वेशन की बात चल रही है कि मुस्लिम्स को 10% रिजर्वेशन चाहिए, ऑफ कोर्स मैनिफेस्टो में महायुति का ऐसा कुछ नहीं है,
क्या आगे जब सरकार बनेगी तो रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ के लिए 10% नहीं 5% मेरे ख्याल से। पिछले दफ़ा हमने दी थी 5%, जब आघाड़ी के गवर्नमेंट था तब हमने दिए 16% कुछ तो। अभी मराठा लोगों को दिया था 5%, मुस्लिम लोगों को दिया था ऐसा 21%। लेकिन तब पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, लेकिन वो टिका नहीं। हाई कोर्ट ने वो रद्द बदल किया। उसके बाद फिर 2014 में देवेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वापस उन्होंने कोशिश की, उन्होंने दिया, लेकिन वो हाई कोर्ट में टिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जमा, वो सुप्रीम ने रद्द बदल किया। फिर अभी एकनाथ शिंदे जी का गवर्नमेंट आने के बाद ये बहुत बड़ा इशू महाराष्ट्र में वापस तैयार हुआ। तो फिर एकनाथ जी ने भी कोशिश की, हमने सबने उनको सपोर्ट दिया, और फिर सब लीडरों के साथ, अपोजिशन लीडर हो या रूलिंग पार्टी के हो, सभी पार्टियों की मीटिंग उन्होंने बुलवाई, सबकी राय ली, और सबने बताया कि हमें ऐसा ऐसा लगता है। फिर उन्होंने अच्छे लॉयर्स के साथ बात की। फिर जो भी लीडर हैं मराठा लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके लिए काम कर रहे हैं, उन सबको अलग अलग मिल के वो मिले, उनका क्या कहना है, और ये सब करते हुए वो 10% उन्होंने आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया। यानी हमारे यहाँ 52% पुराना रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी ऐसा। तो और 10% बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन है। और 10% हमने ये गवर्नमेंट ने दिया, वो है, यानी 72% तक हमारा रिजर्वेशन गया है। हमें विश्वास है कि ये रिजर्वेशन आगे भी टिकेगा अपने सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे हमारी कोशिश चालू है। अच्छे लॉयर देके वो हमारी बाजू इनके सामने रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जो 10% दिया है उसका फ़ायदा भी बच्चों को शुरू हुआ है, एडमिशन लेने के लिए, नौकरी देने के लिए, ऐसे जो भी उनको कंसेशन मिलना चाहिए वो कंसेशन उनको मिल रहा है, ऐसा सब कुछ है। सर, मराठा रिजर्वेशन की आपने जहाँ बात की, उससे लोकसभा इलेक्शन में महायुति को काफ़ी धक्का लगा था। इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है? मराठवाड़ा में ज़्यादा करके मराठवाड़ा में उसकी बहुत बड़ी कीमत महायुति को चुकानी पड़ी। अभी भी जो लीडर है मिस्टर जरंगी पाटिल, ये, और उनका पहले तो मैं कैंडिडेट खड़ा करने वाला हूँ, बाद में उन्होंने विड्रॉ किया और कहा कि अभी कैंडिडेट नहीं, अभी हम किसी को सपोर्ट देने वाले हैं। सबको उन्होंने विड्रॉ करने के लिए कहा, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग आए और अभी किसको देना, इनको देना या इनको देना, ऐसा सब कुछ शुरू होगा। तो इसीलिए फिर अभी भी वो बोल रहे कि मैं आखिर 2 दिन में बताऊंगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको हराना चाहिए, किसको जिताना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट उनका आया है। डेमोक्रेसी में हर एक को अधिकार है, संविधान ने दिया है, उसके बारे में तो कोई अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। सर, उसके अलावा कॉटन फार्मर्स, सोयाबीन फार्मर्स, वो भी काफ़ी नाखुश है, तो उनके लिए क्या आगे की गवर्नमेंट में कुछ प्रोविजन किया जाए, कोई स्कीम दिया जाएगा? पिछले साल भी ऐसा ही हमारे कॉटन फार्मर्स और सोयाबीन फार्मर्स नाराज थे, तो हमने उनको इंसेंटिव दिया, 5,000 रुपीज़ पर हेक्टर, ऐसा इंसेंटिव दिया, और कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश की। लेकिन इस दफ़ा भी वैसा हुआ। अभी हम दे नहीं सकते क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उसमें तो कोई ना कोई रास्ता सेंट्रल के साथ बात करके
और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कैबिनेट ने लेना चाहिए, नहीं तो फार्मर्स तो बहुत परेशान है। लेकिन ये जो इशू है वैसा ही इशू प्याज का था पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त, उसकी भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नासिक, पुणे, अहमदनगर, अभी अहिल्यानगर है, सातारा, सोलापुर, इस एरिया में ज़्यादा प्याज उगाने वाला बेल्ट है और फार्मर्स भी ये क्रॉप ज़्यादा लेता है, ऐसा है। तो उसके एक्सपोर्ट को बैन था, वह हमने हटाया, पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त था। अभी उनको अच्छी दाम मिल रहे, किसको? फार्मर्स को, तो वो फार्मर्स खुश है। दूध के भी दाम हमने गाय के दूध के लिए इंसेंटिव 7 रुपये अभी 1 अक्टूबर से शुरू किया है, तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन अभी पैसे नहीं दे सकते क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, ऐसे सब सिचुएशन अभी है। सर शिवाजी महाराज की बात करें, आपके भी ऑफिस में शिवाजी महाराज का सब जगह सिंबल है। शिवाजी महाराज सबके आराध्य है महाराष्ट्र में। उनके ऊपर काफ़ी वाद विवाद पॉलिटिक्स की जा रही है। उनके वोटर्स का आपको क्या लगता है कि उसके कारण क्या वोटर शेयर अफेक्ट होगा? और शिवाजी महाराज के कौन सा वाद विवाद? सर प्राइम मिनिस्टर जी अभी यहाँ पे थे तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी को अटैक करते हुए कहा कि जो शिवाजी के वंशज को इंसल्ट करते हैं वो महाराष्ट्र में क्या टिकेंगे। हमने देखा कि शिवाजी का स्टैचू भी फिर जो गिर गया था उसमें भी काफ़ी वाद विवाद हुआ था। सर अभी जो शिवाजी महाराज को लेके वाद विवाद है तो उससे वोटर्स को कुछ अफेक्ट होगा? आपको क्या लगता है वाद विवाद के ऊपर? नहीं, हमारे यहाँ यशा जी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत रिस्पेक्ट है। ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसे, ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने उनकी राय रखी, अपोजिशन वाले ने उनकी राय रखी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र लोगों के दिल में बैठे, ऐसा है। सर जहाँ हम बात करें, आपने कल ये भी कहा कि ऑफ कोर्स हमने पवार साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि मैं इसके बाद इलेक्शन में नहीं उतरूँगा, रिटायरमेंट की तरफ वो बार बार हिंट करते हैं। तो यहाँ बारामती में ऑफ कोर्स बारामती कर बोलते हैं कि अजीत दादा ने पवार साहब के बाद पूरा बारामती संभाला है। तो आपको लगता है उनके रिटायरमेंट के बाद आप एक है जो फेस है एनसीपी को आगे ले उसके जाने? बारे में क्या हुआ, पवार साहब ने ये भी स्टेटमेंट किया, ये मेरा स्टेटमेंट आने के बाद मैं ऐसा हमारी छोटी मीटिंग में पूछता हूँ कौन करेगा, तो बोलते दादा आप ही करेंगे, आप ही, दूसरा कौन है? तो हाँ, तो ये आपको समझ है, तुम मेरे पीछे खड़े रहो, मुझे वोट दे दो, मुझे जिता के दे दो, ऐसा मैं उनको बोल देता हूँ। तो साहब को वो अच्छा नहीं लगा, साहब बोले ऐसा खुद ने नहीं डिसीजन लेना चाहिए, लोगों ने वो जिम्मेवारी उनके ऊपर देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लोग सोचेंगे और लोग उसके बारे में फैसला करेंगे, वो भी सही है, हमें उसके में कोई अलग बोलने का ज़रूरत नहीं। तो डेमोक्रेसी भी वैसा ही चलता है कि मैं कहाँ बताऊँ उनको, अगर बारामती वालों को दूसरे किसी के हाथ में देना है तो बारामती को दे सकते, नो प्रॉब्लम। दादा हम जहाँ बात करें, आप हमेशा कहते हैं नए फेस को आगे आना चाहिए, और नए फेस करते करते हम देख रहे हैं कि आपके नेफ्यू युगेंद्र आपके सामने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जहाँ हम नई पीढ़ी की बात करें, दादा उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सभी जगह आपका जो भी है मीडिया, हमारा पॉलिटिक्स हो, फार्मर्स हो, सभी जो भी क्षेत्र है उसमें यंग जनरेशन आनी चाहिए, उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। लेकिन एकदम उनको हाँ अभी ये जिम्मेवारी ले लो, थोड़ा उनको अनुभव भी आना चाहिए ना, कुछ साल तो काम करने चाहिए ना। तो अभी क्या हुआ, साहब के मन में आया इसीलिए साहब ने टिकट उसको दिया। दादा एक आपने पहले भी कहा था कि आपको एक आइसोलेशन लगता है, मतलब पूरी फैमिली एक तरफ है, आप एक तरफ है, तो क्या एक पवार वर्सेस पवार की बैटल चल रही है? यशा जी, आपने इस दफ़ा देखा होगा पूरी फैमिली एक तरफ नहीं है, मेरे साथ भी बहुत से लोग हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे बहुत से बहनें मेरे साथ है, 3 बहनें तो मेरा प्रचार कर रही है, आपको शायद किसी ने बताया होगा।
फिर मेरे बाकी के लोग, मेरे दोनों बेटे भी काम कर रहे हैं, मेरी बीवी भी काम कर रही है, फिर मेरे माँ के घर के कुछ मेरे रिलेटिव वो भी आए हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसा में इस दफ़ा मैं अकेला नहीं हूँ। पिछले दफ़ा अकेला था, यानी पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त फैमिली को अच्छा नहीं लगा क्या जितने ऐसा उसके बीवी को खड़ा किया, तो वो मैंने कहा कि वो ठीक है, मेरी गलती हुई। अभी तो वैसा बिल्कुल नहीं, बहुत से फैमिली के लोग मेरे साथ भी हैं। दादा, जहाँ हम बात करें कि इसके पहले सुप्रिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि देवेंद्र फडणवीस जी ने घर तोड़ी, पातियाँ तोड़ी। देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि पवार साहब को चाहिए था कि सुप्रिया ताई सीएम बने, इसीलिए एनसीपी टूटी। तो सर दादा, एक्चुअल रियलिटी क्या थी? यश जी, मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ मुझे बोल के मैं कुछ डिसीजन दूंगा और लोग बोले कि यशा जी ने ये घर तोड़ा, ऐसा नहीं है। डिसीजन लेने वाले के बच्चे बच्चे नहीं है, सालों से काम कर रहे हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे विधायकों ने, 100% विधायकों ने वो लेटर दिया था, सब कुछ किया था। ये सब अभी पुराना बार बार दोहराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सब होते हैं डेमोक्रेसी में, तो मेजॉरिटी जो डिसीजन लेती है उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं हो वो हुआ। और ये सुप्रिया बोल रही कि घर तोड़ जो तोड़ा ऐसा उसको लगता है, तो हम क्या बच्चे नहीं है? हमें समझ में आना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो दूसरों को उसके बारे में दोष देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दादा, एक और आपका इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा 2019 में जब आपने शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, तो शरद पवार जी भी वहाँ पे मौजूद थे मीटिंग में डिसीजन लेने से पहले, तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, कुछ मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में, अलग अलग एरिया में हुई थी, तो उनके कहने से ही होती है मीटिंग। वो तो चीफ थे, वो चीफ होते हुए ही प्रफुल्ल पटेल मीटिंग में थे, मैं मीटिंग में था, देवेंद्र जी थे, अमित भाई थे, ऐसे सब लोग थे। दादा, अभी हम फिर से अभी के इलेक्शन पे वापस आ जाए। बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं सीएम फेस को लेके। अमित शाह जी ने कहा है कि हम बाद में डिसाइड करेंगे। कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनना चाहिए। कहीं कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की सीएमशिप में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। दादा, फिलहाल क्या स्टैंड है सीएमशिप पे? हम पहला हमारा टारगेट है 175 से ज़्यादा हमारे इनके महायुति के कैंडिडेट जीत के आने चाहिए। फिर सब विधायक बैठेंगे और फिर तय करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, कई ऐसे छोटे बड़े लीडर्स होते हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना से, जो कई बार आपको कुछ कमेंट्स करते हैं आपके खिलाफ, तो आप वो कैसे लेते हैं और कैसे एक पूरा महायुति को एक साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या कमेंट्स करते हैं? अटैक करते हैं, जैसे इलेक्शन हो गया, लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, किसने या अटैक किया? इसके पहले लोकसभा के बाद ऐसे काफ़ी लीडर्स ने शिवसेना से अटैक किए हैं, तो कैसे आप मैं लेते हैं और आगे ज़्यादा महत्व नहीं देता। मैं शिवसेना के बारे में एकनाथ राव शिंदे जी के साथ बात करता हूँ, बीजेपी के बारे में एक तो अमित भाई शाह या नड्डा जी या बावनकुळे जी या देवेंद्र जी फडणवीस जी और बाकी भी उनके जो है विनोद तावड़े जी वगैरह, ऐसे बात करता हूँ। अभी पार्टी में तो बहुत से लोग रहते, हर एक की अलग अलग राय होती है। अगर वो मुझे ऐसा बोला इसीलिए मैं वैसा नहीं चलता, निगलेक्ट करने का। एक आखिरी सवाल दादा आपसे, महायुति का विजन क्या है इस समय महाराष्ट्र इलेक्शन में, जैसे हम जा हमने रहे हैं? ये मैनिफेस्टो दिया है ना, वो दिया है, जो हाथ में हमारे काम चालू है वो हम पूरे करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम मदद मांगने वाले हैं, वो मदद देने के लिए अपने को तैयार है। और उसमें महाराष्ट्र सभी डेवलपमेंट, सभी क्षेत्र के डेवलपमेंट में नंबर 1 का स्टेट पूरे देश में हमेशा पहले रहा है, आगे भी रहना चाहिए, ये हमारी कोशिश है।
दादा, लाडकी बहन आपके मैनिफेस्टो में है। लाडकी बहन को लेके सामने महालक्ष्मी योजना लाई जा रही है। हमने काफ़ी लाडकी बहनों से बात की आपकी बारामती में, वो काफ़ी खुश है आपके लाडकी बहन योजना से। तो क्या लगता है, वो सामने महालक्ष्मी योजना क्यों लाई गई? तो फिर लाडली बहन बहन योजना गेम ऑफ चेंजर होने वाला है। मैं आज आपको बताता हूँ। आज 17 तारीख है। और दूसरा, इन्होंने ही अपोजिशन वालों ने उसको विरोध किया था और बताया था कि ये तिजोरी खाली करने वाली योजना है, ये बकवास है, ये इलेक्शन चुनावी जुमला है, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा। और बाद में उनको पता, हम स्टे लाने के लिए गए, फिर कोर्ट में उसको बंदी लाने के लिए गए, ऐसे बहुत कुछ उन्होंने करके ये किया, कोशिश की। लेकिन लोगों ने सबने सपोर्ट ज़्यादा करके लेडीज़ लोगों ने सपोर्ट किया। फिर बाद में वो चुप बैठे और अलग तरह से नई योजना वो महालक्ष्मी के नाम के ऊपर आई। अगर हमने नहीं लाई तो ये बहना तो हमें मत वोट ही नहीं देंगे, ऐसा उनको सबको लगा और फिर वो बैकफुट पर गए। ये आपको यही करना नहीं, आप वे भी समझ में आया होगा, आपने भी देखा होगा इस समर के। क्या अजीत दादा किंग मेकर होंगे इस इलेक्शन में? क्योंकि बारामती को चाहिए कि अजीत दादा और पवार साहब फिर से साथ आ जाए। नहीं, किंग मेकर मैं नहीं होने वाला हूँ। मैं महायुति का एक घटक हूँ। महायुति अच्छी तरह से चुनाव जीत के आए, ऐसा मेरा कोशिश है। वो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सुबह से रात देर तक काम कर रहा हूँ। और बारामती कर चाहते हैं कि दादा और साहब फिर से साथ आ जाए। अभी वक्त उसके बारे में ये मैं अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। मेरा टारगेट महायुति का गवर्नमेंट लाना, ये मेरा टारगेट है। थैंक यू दादा।